कि जो आप एमसीक्यूज बताते हैं हम आपको उसका हाँ यू नो एक्चुअली मैं नोट कर रहा था कि एसपीएस पार्ट 1 में दे जस्ट मेक यू कंफ्यूज्ड। लाइक देखें, जो मैं अभी स्लाइड मैंने सामने लगाई है, ये स्लाइड है डिस्प्लेजिया की, और डिस्प्लेजिया जो है वो फुल थिकनेस पे उसको इन्वॉल्व कर रहा है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्सिनोमा इन साइटू। और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डिस्प्लेजिया के कि इसका बेस्ट फीचर क्या है। तो जो डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने बताई है ना डिस्प्लेजिया की, उसमें सब फीचर्स हैं, लेकिन जो मेन फीचर है वो है कि न्यूक्लियस का रेशियो बढ़ जाता है साइटोप्लाज्म से। तो कभी भी आपको इफ यू गेट क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेजिया व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन, तो आपने एनसी रेशियो, बिकॉज न्यूक्लियोमैगाली जो है ना वो मेन है, ठीक है, न्यूक्लियस बड़ा होना चाहिए उसका। बाकी प्लियोमॉर्फिज्म भी होता है, माइटोसिस भी हो जाते हैं, नो वरीज, सब चीजें चल जाती है, ठीक है ना। हाइपरक्रोमेसिया भी हो सकता है। इवन इन बिनाइन ट्यूमर्स कभी कभी आपको मिलता है प्लियोमॉर्फिज्म, तो कोई उसमें कोई इतनी घबराहट की बात नहीं है, ठीक है ना। सो ये है डिस्प्लेसिया, फाइन। तो डिस्प्लेसिया ये है, और एक तो और है, ये देखिए आप, इस ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर, और ये देखिए आप ब्रेस्ट ट्यूमर है और बीच में पड़ा हुआ है। अब मेलिग्नेंसी की निशानी एक और बड़ा फेवरेट एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मेलिग्नेंट जो है ट्यूमर्स जो हैं उनका बेस्ट फीचर क्या है, चाहे मेटास्टैटिक मेलिग्नेंट हो, प्राइमरी मेलिग्नेंट हो। मैंने पहले भी बताया था आपको लेक्चर में कि आपने टिक करना है इन्वेजन पे, and if they have given you the choice of metastasis, sorry हाँ metastasis, तो आपने मेट्स पे टिक करना है। पहला मेटास्टेसिस होगा malignant tumor फीचर, सेकंड फीचर होगी इन्वेजन। लेकिन अक्सर एमसीक्यूज में ये जाते हैं टिल इन्वेजन जस्ट टू कंफ्यूज द पीपल कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, राइट। सो ये देख रहे हैं सामने ब्रेस्ट का पड़ा malignant ट्यूमर, और ये क्या फिनोमेना चल रहा है इसके अंदर, व्हाई इट्स सो फर्म येलो इन अपीयरेंस, क्योंकि इसमें डेस्मोप्लेजिया हो रहा है। बिकॉज ट्यूमर सेल्स उसमें अपने जब बढ़ जाते हैं ना साइज में, तो वो एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। दे स्टार्ट सिक्रीटिंग सर्टेन फैक्टर्स जो कि आपके फाइब्रोसिस को प्रमोट करते हैं, वेस्कुलोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, यानी कि अपने खाने को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पता है ना ट्यूमर्स का जो खाना है वो बेसिकली ब्लड और यही सब टिश्यू है, ठीक है जी। तो दिस इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा, बट यू कांट टेल ऑन ग्रॉस कि ये कार्सिनोमा है या कुछ और भी हो सकता है, पर इतना काफी होता है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है। और ये देखिए आप लिवर में मेटास्टेसिस है, इसकी निशानी ये है क्योंकि इसमें मल्टीपल नोड्यूल्स बने हुए हैं। सो मेटास्टेसिस जो है ना स्टूडेंट्स, दैट्स अ कंफर्म्ड साइन फॉर अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, डो यू जस्ट हैव टू क्रैम दिस थिंग। और बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं फ्रॉम नियोप्लेजिया, यू ऑल नो दैट। आज का लेक्चर थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोग में होपफुली इफ्तारी में बहुत कुछ खा पी के बैठे होंगे। सो आपने पूरा मुझे सुनना है गौर से अगले 30-40 मिनट्स, क्योंकि ये लेक्चर आसान नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको वो 2 पॉइंट्स बताऊं कि जो आपको समझे कि एग्जाम में भी आने फॉर ऑफ कोर्स, और मैं हर जो लफ्ज बोलूंगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, तो मैं आज मैंने न्यूप्लेजिया को खत्म करना है, न्यूप्लेजिया को, तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन वी हैव टू फोकस राइट नाउ ऑन एग्जाम। सो एग्जाम वाइज हम चलेंगे बड़ा इसको लेकर, और फिर आगे बढ़ते हैं, फाइन। स्टूडेंट्स, कैंसर की बात की जाती है, यानी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात की जाती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की जब हम बात करते हैं तो हमेशा, अगर हम थोड़ा सा एंटर हो रहे हैं जीन्स में, आजकल हर तरह के सवाल आ रहे हैं। जो लास्ट एग्जाम आया है उसमें इन्होंने इम्यूनो मार्कर्स भी पूछ लिया आपसे, तो इम्यूनो मार्कर्स इज अ वेरी बिग शॉर्ट थिंग, लेकिन आजकल बहुत इन है, तो उसकी भी बात करेंगे आज के लेक्चर के एंड पे। कहते हैं कि आपकी बॉडी में ना स्टूडेंट्स 4 तरह के जीन्स काम कर रहे हैं। एक वो जीन्स हैं जो आपकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स। व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन्स? क्योंकि इन्हीं में चेंजेस आएंगी और बाद में ये ऑन्कोजीन्स बनेंगे। सो सवाल ये उठता है कि क्या प्रोटो ऑन्कोजीन्स खतरनाक है या ऑन्कोजीन्स? ऑब्वियसली ऑन्कोजीन्स। व्हाट आर ऑन्कोजीन्स? ऑन्कोजीन्स आर दोज जीन्स जो कि डिराइव फ्रॉम प्रोटो ऑन्कोजीन्स, and now they will help in formation of cancer, यानी malignant tumor. फाइन। अब ये सवाल उठता है कि ये क्यों बने प्रोटो से ऑन्कोजीन्स, ये बताएंगे आपको हम कुछ देर के बाद। सेकंड जीन जो आपके इन्वॉल्व है इसमें वो जीन्स ऑपोजिटली जो ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, और उनका नाम है ट्यूमर सप्रेसर जीन, या उनका नया नाम आ गया एंटी ऑन्कोजीन्स, क्योंकि वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये नॉर्मली करते क्या है कि ये आपकी
डिफरेंट नॉर्मल हालात में आपकी जो साइकिल है ग्रोथ सेल साइकिल उसको सप्रेस करते हैं ताकि सेल्स प्रोलिफरेट ना करें। सो एक जो जीन है वो बढ़ा रहा है और एक जीन जो है वो घटा रहा है। थर्ड जीन है जो कि आपकी एपोप्टोसिस को कंट्रोल करते हैं। फाइन। एंड द फोर्थ जीन, द फिनाले जीन इज डीएनए रिपेयर, जो आपके डीएनए रिपेयर करते हैं। सो ये 4 जीन्स नॉर्मली काम कर रहे हैं और इनमें से कोई एक भी जीन अगर खराब हो जाए या इट स्टॉप्स इट्स वर्क या वो म्यूटेशन में चला जाए या वो एम्पलीफाई कर जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर क्या होता है? कैंसर हो जाता है। तो हमेशा अपनी बात याद रखनी है कि 4 जीन्स में से कोई एक जीन खराब होगा तो ही कैंसर होगा। फाइन। सो ये है कहानी। तो इसका मतलब ये होगा कि कभी भी जब कैंसर होना होगा तो कुछ नॉन लीथल जेनेटिक डैमेज जरूर होगा शुरू में, ये लाजमी है। उसके बाद वो कितना लीथल होगा वो वक्त बताता है और वो आगे चीजें जाकर बताती है। ठीक है। तो जनाब ये है आज का थोड़ा सा स्टार्ट के 3 चीजें ऐसी हैं जो कैंसर करती हैं और हम एग्जामिनर्स के बड़े फेवरेट सवाल छुपे हुए हैं इन 3 चीजों में। एक केमिकल्स हैं जिनका आपसे रोज वास्ता पड़ता है, आप खाते भी हैं, मेडिसिन भी हैं, बहुत कुछ है केमिकल्स में, एक लॉन्ग लिस्ट। और एक चीज रेडिएशन, रोज वास्ता पड़ता है आपका सनलाइट से, डिफरेंट टाइप की एक्सरेज करवाते हैं आप, अल्ट्रावायलेट रे से कभी आपका वास्ता होता है। तो ऑब्वियसली ये तमाम रेडिएशंस जो हैं ये एक हद तक तो ठीक हैं, बट इफ दे क्रॉस देयर लिमिट्स दे कैन कॉज कैंसर। और थर्ड चीज जो है वो डिफरेंट तरह के वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आज तक सिर्फ एक ही बैक्टीरिया ऐसा है स्टूडेंट जो कैंसर कॉज करने में मशहूर हुआ है, एंड दैट बैक्टीरिया इज फाउंड इन योर स्टमक, द इज कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। वो वाहिद एग्जांपल है इस वक्त कैंसर की बैक्टीरिया कॉज करने की। वायरसेस कौन सी हैं वो हम आगे देखते हैं। ओके जनाब, पहले हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ 3 थिंग्स व्हिच कॉज कैंसर। सो फर्स्ट हम जाएंगे टुवर्ड्स केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। पहली बार हमें सर परसाइवल पॉट ने बताया था कि केमिकल्स कैंसर करते हैं और उनकी जो उन्होंने चेक किया कि एक चिमनी स्वीपर्स की फैक्ट्री में टोटल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। देन दे थॉट कि शायद चूंकि सफाई नहीं होती तो उन्होंने लिख के लगा दिया बोर्ड पे कि तमाम वर्कर्स शुड टेक बाथ डेली। जब उन्होंने वो बाथ लेना शुरू किया तो एकदम से 1 साल बाद इंसिडेंस ऑफ स्क्रोटल कैंसर कम हो गया। दैट शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट केमिकल्स डू कॉज कार्सिनोजेनेसिस एंड दे कैन बी क्योर्ड इफ आप वक्त से पहले प्रिवेंट कर लें उसका एक्सपोजर। हर अब जानते हैं कि हर चीज की ज्यादती जो है वो खराब ही करती है। सो केमिकल्स हैं, वायरसेस हैं, रेडिएशंस हैं, और इसके अलावा आपको पता है कि जो मशहूर अजीम कैंसर जो कि फैमिली से आगे ट्रांसमिट होते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर्स, अगर माँ को है या बहन को है या इस तरफ फर्स्ट रिलेटिव, तो वो भी कैंसर होने के चांस आप में बढ़ जाते हैं। इस तरह सी ओवरी भी है, कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी, वो भी मशहूर है बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऐसे कुछ जीन्स हैं जो कि ब्रेस्ट और ओवरी दोनों के अंदर ही खराब हो जाते हैं, जो दोनों इंटरलिंक्ड से बन जाते हैं टाइम्स। सो पॉइंट टू बी नोटेड, मेल्स में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ऑन द टॉप राइट नाउ आल्सो, एंड फीमेल्स में ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है जी। सम प्री नियोप्लास्टिक कंडीशंस के नाम देना चाहूंगा मैं, इससे पहले कि हम आगे जाएं। इसको भी छोड़ते हैं, इसको आखिर में लेकर आते हैं, हम इंटरप्ट नहीं करेंगे केमिकल कार्सिनोजेनेसिस को भी। सो जनाब एग्जामिनेशन वाइज केमिकल के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने याद रखना है कि केमिकल कार्सिनोजेनेसिस जो है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, या इनिशिएशन होता है या प्रमोशन होता है। इनिशिएशन मींस स्टार्ट ऑफ अ कैंसर। सो ऐसे तमाम केमिकल्स जो स्टार्ट करते हैं कैंसर को वो इनिशिएटर्स कहलाते हैं। इसे बहुत सारी कैटेगरीज है। फाइन। सो इनिशिएशन जो है उसमें ये फर्स्ट पार्ट है कैंसर होने का, और इसमें इनिशिएटर्स आते हैं। और जो इनिशिएटर्स है ना आपके, वो केमिकल्स वो कैंसर को लेके जाते हैं टिल सिवियर डिस्प्लेसिया या मोस्ट लाइकली कार्सिनोमा इन साइटो। फिर उनको आगे स्प्रेड कौन करता है, वो है आपकी सेकंड कैटेगरी, प्रमोशन। प्रमोशन में जो ट्यूमर है वो इन्वेट करता है और फुल फ्लेजेड कार्सिनोमा
या मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है। फाइन, सो इसे कहते हैं प्रोमोशन। आपके ग्रुप के बारे में वो आ रही है नोटिफिकेशंस भी टेलीग्राम से। सो प्रोमोशन जो है ये प्रोमोटर्स कहलाते हैं, ऐसे केमिकल्स जो प्रोमोट करते हैं कैंसर को। फाइन, सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ अबाउट इनिशिएशन एंड प्रमोशन? एनीथिंग कंफ्यूजिंग टिल नाउ? यू कैन स्टॉप मी राइट नाउ। चलिए ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। ओके, सो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना ये पूरी पिक्चर देख के, जस्ट सिंपल बातें लिखी हुई हैं कि इनिशिएटर्स जो हैं वो इरिवर्सिबल डैमेज करते हैं टिल डीएनए, बट एट मैक्सिमम दे कैन कॉज डिस्प्लेजिया सिवियर। और उसमें डिफरेंट ड्रग्स आती हैं। प्रोमोटर्स खुद कैंसर नहीं करते, लेकिन हाँ वो इनिशिएटर्स से किए हुए डैमेज को इतना आगे ले जाते हैं कि वो उनको स्प्रेड करते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे कॉमन प्रोमोटर्स कौन से हैं? स्मोकिंग। स्मोकिंग के बारे में मशहूर है कि वो खुद कैंसर करता है, ऐसा नहीं है। स्मोकिंग इज जस्ट प्रोमोटर। अगर स्मोकिंग खुद इनिशिएटर होता स्मोकर, स्मोक तो आप 90% स्मोकर्स में कैंसर हो चुका होता। लेकिन यही बात है ना कि स्मोकिंग जो है वो एक प्रमोशन में आती है, प्रमोटर है। इसके अलावा अल्कोहल प्रमोटर है, सनलाइट प्रमोटर है, फैट में कोलेस्ट्रॉल डाइट्स प्रमोटर है। वो तमाम चीजें जो आपकी पहले से डैमेज शुदा टिश्यू को मजीद खराब करके इन्वेट करवा लें, उन्हें हम कहते हैं इनिशिएटर्स और प्रोमोटर्स। फाइन, तो ये देख रहे हैं आप सामने एक फ्लो चार्ट है बड़ा मशहूर रॉबिन्स का, इसमें दिखाया है उन्होंने कैसे पहले फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फिर वो जाके डीएनए से बाइंड करेंगे, फिर एक बन जाएगा इनिशिएटेड सेल, और फिर उसके बाद खराबियां होंगी उसमें, और फिर बन जाएगा आफ्टर प्रमोशन फुल फ्लेजेड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। सो बहुत सारे केमिकल्स हैं, हम ये सब नाम याद नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे अपने एफसीपीएस पार्ट 1 के नामों पे। नीचे आ जाइए और नीचे आइए, सेकंड लास्ट नाम नोट कीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एफ्लाटॉक्सिन। ये कौन सा कैंसर करता है? एनीबॉडी? क्या आसान सवाल है वैसे। लिवर कैंसर। या एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सो ये जनाब करता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। मैं बाकी मैं आपसे पूछता हूँ, बल्कि आप बताएं सारे केमिकल्स कौन कौन से करते हैं। विनाइल क्लोराइड, एनीबॉडी? ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर का। विनाइल नहीं, बच्चा भी रो रहा है साथ साथ। नहीं, विनाइल क्लोराइड जो है ना वो ब्लैडर का नहीं करता। या शाबाश, विनाइल क्लोराइड मैं बताता हूँ आपको। विनाइल क्लोराइड या प्लास्टिक इंडस्ट्रीज या कोई इस तरह की चीजें लिवर एंजियोकार्सिनोमा, या एंजियोसार्कोमा। सार्कोमा या हमेशा ब्लड वेसल्स का सार्कोमा होता है। सो विनाइल क्लोराइड जो है वो एंजियोसार्कोमा करता है। थैंक यू सो मच। सो ये नंबर 2 था। एस्बेस्टोस जो है वो लिखा हुआ मैंने सामने, मेसोथेलियोमा कॉज करता है। लेकिन एस्बेस्टोस विद स्मोकर्स, एस्बेस्टोस इन स्मोकर्स कॉल्ड कॉज कार्सिनोमा ऑफ द लंग, यानी कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। खाली एस्बेस्टोस, मेसोथेलियोमा, फाइन, and with smoking, lung carcinoma. Arsenic cause lung and skin carcinomas या malignant tumors जो भी हैं उनके। और अच्छा, बेरिलियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैडमियम प्रोस्टेट का कैंसर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेंजीन की जो ड्रग्स हैं वो ल्यूकीमिया करती हैं, वही ड्रग्स जो किसी और कैंसर के इलाज में यूज हो रही होती हैं। इतना वो एक्सपोजर होता है ड्रग्स का कि पेशेंट को एक और कैंसर हो जाता है और उसे ल्यूकीमिया हो जाता है। क्रोमियम ये सब छोड़ दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आ जाएं, विनाइल क्लोराइड मैंने दोबारा लिख दिया, एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर है, एफ्लाटॉक्सिन एचसीसी हैं। नाइट्रेट्स, या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट्स जो हैं ये नॉर्मली पाए जाते हैं आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स में, तो एक्सपोजर से ज्यादा इसमें गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो जाता है नाइट्रेट से। और एक बहुत मशहूर एमसीक्यू है, पेशेंट है वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है और उसके अंदर उसका एक्सपोजर है एनिलीन डाइज में या बीटा नेफ्थेलामीन, एक बड़ी मशहूर डाई है, तो वो करता है यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। यानी कि पुराना नाम था इसका ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, नया नाम इसका पड़ चुका है यूरोथेलियल कार्सिनोमा। फाइन, सो ये आपने जो मैंने नाम बताए हैं आपको, ये आपने याद रखने, इन्हीं में से एमसीक्यू आएगा। अगर आएगा इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा आपको, कि मुझे पता है कि हम लोगों ने एग्जाम बनाए हुए हैं, और आई टोल्ड यू आल्सो कि मैंने तो बल्कि पढ़ाता रहा हूँ सीपीएससी में कई साल, तो मुझे पता है कि हमने किस हद तक जाना है। जस्ट लीव दिस मैकेनिज्म।
अच्छा जनाब, तो ये खत्म हो गया हमारा केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। और एक और खास बात कि तमाम केमिकल्स का जो टारगेट है ना स्टूडेंट्स, वो आपके सेल का डीएनए है। मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा कैंसर राइज होता है डीएनए से। सो न्यूक्लियस जो है ना, वो मेन चीज है आपकी, जहाँ जीन्स हैं और सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। ठीक है जी। सो ये हो गया केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। द सेकंड कंपोनेंट जो कैंसर करता है और जिसपे से बहुत क्वेश्चन कई दफा आ चुका है, टिपिकल सवाल है, वो है वायरल ऑन्कोजेनेसिस। हम सीधा जाएंगे अपने काम की चीज पे। कौन कौन से कैंसर जनाब जो कैंसर करते हैं? बड़ा मशहूर गायनिकोलॉजिकल एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए एचपीवी सर्वाइकल कार्सिनोमा करता है। और कौन सा, जैसे तो एचपीवी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन कुछ लो ग्रेड लीजन्स करती हैं, कुछ हाई ग्रेड लीजन्स करती हैं। ये वॉट्स वगैरह जो करती है ना, वो 6, 11, 13 वगैरह हैं, वो करती हैं। इसकी टाइप्स होती हैं एचपीवी की। सो वॉट, पेपिलोमा। लेकिन जो टाइप्स बड़ी मशहूर हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कि विच टाइप्स ऑफ एचपीवी कॉज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, तो वो हैं 16 और 18। 16. हाँ, 16, 18। ये बहुत कॉमन कॉम्बो है जो एग्जाम में आता है। और एक बड़ा पेट सवाल जो हम बार बार देते हैं, वो है ट्यूमर्स कॉज बाय एप्स्टीन बार वायरस। आपके सामने लिखे हुए नाम सारे, बर्किट्स है, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा है, एंड वी हैव बी सेल लिम्फोमा। फाइन, ठीक है ना? मुझे बताएं, एनी, मैं कुछ सवाल करता हूँ, दिल चाह रहा सवाल कर ही लूं आज, कि विच सेल, which neoplastic cell is the prime cell of Hodgkin's lymphoma? Anybody? कौन सा? Reed-Sternberg cells. हाँ, Reed-Sternberg cells are the main Yes, sir. neoplastic. Yeah, exactly, exactly. Well done, well done, well done. और ये होता है हॉजकिंस में। देन हेपेटाइटिस वायरसेस हैं जो करती हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और एक है कैपोसी सार्कोमा। हाँ हाँ, तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हेपेटाइटिस बी करता है या सी, दोनों ऑप्शंस थे, तो बी। हम किसको क्लिक करें? डी को? आप पहले देखिए, देखिए दोनों ही करते हैं, दोनों ही करते हैं। ऐसे ऑप्शन में से आएगी नहीं, अगर आती है तो दोनों ही है। हाँ। मेरे तरफ से दोनों है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है? बी भी करता है, सी भी। जो गो आजकल ज्यादा इंसिडेंस बी का, या दोनों बराबर है, मेरे तरफ से कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है? फिर भी आई विल कंफर्म इट, आई विल लेट यू नो कि एग्जाम में इन्होंने क्या देना होता है। लेकिन ऐसे सवाल देंगे नहीं हम आपको, ठीक है ना? लेकिन जो सवाल है वो कुछ भी आ सकते हैं, यू आर राइट वैसे तो, लेकिन ऐसा नहीं आएगा कम से कम, श्योर। फाइन, तो नेक्स्ट है कैपोसी सार्कोमा हर्पीज वायरस, जो करता है कैपोसिस सार्कोमा। फाइन, और ये एड्स में भी होता है, एसोसिएटेड है कुछ लीजन्स में। देयर इज ओनली वन ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस एंड दैट इज ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस। ये करती है ल्यूकीमिया, ठीक है? और कोई इसके अलावा वायरस नहीं मशहूर, जो कि ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस ही है जो ल्यूकीमिया करती है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ फ्रॉम वायरसेस? आपने नाम याद रखने हैं और उनकी ट्यूमर्स याद रखने हैं, यही पूछा जाएगा आपसे। नोबडी विल आस्क यू, हम नहीं पूछेंगे आपसे कि बताओ मैकेनिज्म क्या होता है। नो नो नो, वी डोंट वांट राइट नाउ फॉर दिस। फाइन, तो हमें आपकी जो है मेन चीज है, वो हमें आपसे नाम पूछने हैं कि क्या आपको पता है कि कौन कौन से वायरसेस करते हैं। ठीक है जी, आप सब मेरे साथ ही है ना? समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, Yes, okay, sir. fine, thank you. The last thing in the etiology of cancer is radiation carcinogenesis. और अगर आप अपनी ऑडियो पीछे से ऑफ कर दें तो सुकून से जरा मैं कर सकूंगा, बिकॉज मुझे ऑडियोज पीछे बहुत आ रही है। हाँ, आप ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस में कुछ मशहूर एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। एक लड़का है, समझे 18-19 का, और उसके अंदर एक ट्यूमर हो गया है क्योंकि उसके पास हिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपोजर रहा है टूवर्ड्स रेडिएशन। तो ट्यूमर कौन सा होगा? टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ठीक है, व्हाई इट्स कॉल्ड पेपिलरी? क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पेपिला बना रहे होते हैं। और इसके अलावा जो एक्सरे वर्कर्स हैं उनमें ल्यूकीमिया हो सकता है। और जो हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग हुई थी, उसके तमाम सर्वाइवर्स में स्किन कैंसर और ल्यूकीमिया हो गया था। ठीक है, और बस इतना काफी है आपको रेडिएशन से। और इसके अलावा तो बहुत चीजें हैं, लेकिन नहीं, हम सिर्फ फोकस करेंगे अपने एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पे।
ठीक है. So this is the end of etiology of cancer. Again, just a brief summary. Chemicals हैं, radiations हैं और viruses हैं. जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आपने वही याद रखने हैं. आपको एग्जाम में वही आएंगे. यू विल नोट दैट कि वही चीजें आती हैं जो मैं बता दी आपको सारी. ठीक हो गया जी जनाब. सो ये आपके टेक होम मैसेज हैं ऑफ दिस इटियोलॉजी ऑफ कैंसर कि ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है. इनिशिएशन होती है, प्रमोशन होती है, बहुत सारे जीन्स खराब होते हैं और फिर उसके बाद फुल फ्लेजेड मेलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है. ठीक है. तो ये छोड़ दें, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं. फाइन. सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम इटियोलॉजी ऑफ कैंसर? बताइए, कुछ सवाल है तो बताएं मुझे, फिर आगे चलते हैं. सर थोड़ी मुश्किल. सर एक हाँ. दफा इनिशिएशन और प्रमोशन वाला कॉन्सेप्ट वापस समझा दें कि ओके इनिशिएशन ओके ओके क्या होता ओके है ओके मैं बताता हूँ. देखिए, केमिकल कार्सिनोजेनेसिस जो है ना, इसके 2 स्टेप्स होते हैं. एक इनिशिएशन और एक प्रमोशन. इनिशिएशन वो होती है जिसमें केमिकल्स जो हैं वो टिश्यू को सिवियरली डैमेज कर देते हैं, उनको ले जाते हैं टुवर्ड्स सिवियर डिस्प्लेजिया एंड मैक्सिमम कार्सिनोमा इन साइटो. फाइन. But the promotion is that second part in which the promoters actually enhance the damage और वो full fledged invasion करवा देते हैं ऑलरेडी डैमेज टिश्यू को. मतलब ये हुआ कि खाली इनिशिएटर्स भी नहीं कैंसर कर सकते और खाली प्रोमोटर्स भी नहीं. इन दोनों का साथ होना जरूरी है. तो मल्टीपल केमिकल्स मिल के फिर बनाते हैं और कॉज करते हैं कैंसर को. डिफरेंट टाइप्स होती हैं. इनिशिएटर्स भी होते हैं. जो मैंने आपको तमाम केमिकल्स बताए, दे ऑल आर इनिशिएटर्स. प्रोमोटर्स सिर्फ 3-4 हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की चीजें जो हैं जो आप लेते हैं केमिकल्स में, जो बहुत ज्यादा प्रमोशन में हेल्प करती हैं. ठीक है. आप पता है ना, हर अल्कोहलिक में भी कैंसर नहीं होता. तो अगर एक पहले से डैमेज हुआ होगा लिवर और उसको अल्कोहल देंगे तो फिर वो कैंसर कर देगा. तो इस तरह चीजें चलती हैं. ठीक है. तो ये है इनिशिएशन एंड प्रमोशन. They are basically 2 steps of chemical carcinogenesis. Fine? ठीक हो गया. जी सर. अच्छा जी, चलिए ठीक है, थैंक यू. अब थोड़ा मुश्किल पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको हम कुछ करेंगे रैंडम शॉर्ट थिंग्स. इसके बाद ये हमारा आखिरी मेन चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सर आई हैव अ क्वेश्चन. जी ये श्योर. सर जैसे क्वेश्चन आता है कभी कि इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन. इट्स लाइक 5 years, 10 years और 15 years. लाइक एक बच्चे को अगर ही इज लाइक 8 years old उसको थायराइड कैंसर होता है तो आगे चलकर उसकी कौन सी मतलब है कि आगे चलकर कितने सालों में और कौन सा कैंसर इज मोर प्रोबेबल ओवर देयर? ठीक है, बिल्कुल सही है. देखिए, असल में जो बताता हूँ होता क्या है कि जो आपके 15 years ऑफ एज है ना, उसमें अंदर तो क्लासिकल आपका थायराइड कार्सिनोमा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट. ठीक है. और जो 8 years, आप पता है ना, आप देखिए ये बड़ी कॉमन सी बात है, हम ये चेक कर रहे होते हैं कि आप कितना जानते हैं. देखिए ना, 8 years में अब कॉमनेस्ट ट्यूमर कौन सा होगा जो बच्चों में होता है? ल्यूकीमियास. ल्यूकीमिया, लिम्फोमास. हाँ, वो ही ना. तो बच्चों में वो होंगे, 15 में वही होंगे और उसके बाद फिर कोई भी हो सकता है अगली एजेस में, लेकिन मोस्टली ल्यूकीमिया लिम्फोमास ही होते हैं उसमें भी. ठीक है सर. और टाइम फ्रेम कोई खास नहीं है. देखिए, टाइम फ्रेम अगर मुझे आप दिखा देंगे सवाल वो वाला, तो लेकिन गाइड यू कि उसमें से आपने क्या टिक करना है. हाँ सर 2 क्वेश्चन ऐसे थे, उनमें एक में था लिम्फोप्रोलिफरेटिव कार्सिनोमास का था और एक स्किन का था. उनका टाइम पूछा गया था. एक था कि जो जल्दी में हो जाता है, अगर टाइम बिल्कुल आपको कम दिया गया हो रेडिएशंस का, तो फिर वो लिम्फोप्रोलिफरेटिव होगा. स्किन का कभी भी इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता. आप और फिर था कि 5-10 years वाला. ठीक है. आप एक काम करें, आप मुझे सवाल दिखा दें, सवाल के लिख के बता दें कैसा है. मैं देख लूंगा उसमें. ठीक है, डन. क्योंकि पता सवाल में ना आपको बहुत सारी ऑप्शन नजर आ जाती है एग्जामिनर के तौर पे कि हमने किसको दिया होता है. फाइन. तो नो वरीज फॉर दैट. अच्छा, सबसे जो है ना लास्ट कंपोनेंट, जो मुश्किल कंपोनेंट है ना एग्जाम के लिए, जो आपने करना है वो है नियोप्लेजिया का, वो है प्रोटोऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स के नाम. लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको बता दूं मैं बिफोर गोइंग ऑन दैट कि प्रोटोऑन्कोजीन्स, मैंने पहले बात की थी, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और नॉर्मली काम कर रहे हैं ये सारे. और अगर इनको केमिकल्स, वायरसेस और रेडिएशंस इनको अगर ऑल्टर कर दें या इनमें म्यूटेशंस ले आए या कुछ भी ले आए तो ये ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं. ठीक है. सो मेन खराब जीन्स भी कौन से हुए? ऑन्कोजीन्स, जो असल में डिराइव हुए हैं प्रोटोऑन्कोजीन से. और एग्जाम वाइज आपको चंद मशहूर प्रोटोऑन्कोजीन्स और एंटी ऑन्कोजीन्स के नाम आने चाहिए और उनका कैंसर का पता होना चाहिए. फाइन है. और एक मैं और पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि ये भी बता दूं आपको मैं कि
किन तरीकों से, किस फिनोमेना के थ्रू प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन बनता है. देयर आर 3-4 मेथड्स. लाइक एक बड़ा मशहूर है कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन इज म्यूटेशन. आप सब जानते हैं म्यूटेशन क्या होती है, उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं. तो कुछ जीन्स ऐसे हैं जो म्यूटेशन के थ्रू खराब होते हैं, फाइन. और उसकी जो क्लासिकल एग्जांपल है ना स्टूडेंट्स, जो ऐसा जीन जो कि प्रोटोऑन्कोजीन है और वो पॉइंट म्यूटेशन यानी कि खास पॉइंट की म्यूटेशन के थ्रू खराब होता है फिर ऑन्कोजीन बनता है, वो एग्जांपल है RAS जीन, RAS. ये आपको बता रहा हूँ जीन, अपन याद रखते हैं जीन आपने. RAS जीन है बेसिकली प्रोटोऑन्कोजीन है. और RAS जीन जो आप जानते हैं कि बड़ा मशहूर है ये, क्योंकि ये बहुत तरह के कैंसर्स में खराब होता है, लाइक कोलन, और इसकी कोड होता है CLP, कोलन, लंग एंड पैंक्रियास. इन तीनों में यू गेट दिस प्रोटोऑन्कोजीन ऑल्ट्रेशन टू ऑन्कोजीन ऑफ RAS जीन. और ये किस मोड के थ्रू चेंज होगा? म्यूटेशन के थ्रू. सेकेंड मोड है जो ऑन्को, जिसमें आप बता रहा हूँ आपको प्रोटो टू ऑन्को, वो है ट्रांसलोकेशन. एक और बड़ा मशहूर है ये कि एक सर्टेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसलोकेट्स इटसेल्फ टू अदर पार्ट. यानी एक जीन छोटा, एक क्रोमोसोम दो, फर्स्ट करें 2 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें एक जीन का पार्ट जो है, उसमें जीन जो एक है वो ट्रांसलोकेट होके सेकेंड क्रोमोसोमल जीन्स पे जाएगा. और इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल्स हैं कुछ बीमारियों की जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टोरी, एक है 9 क्रोमोसोम, एक है 22. 9 से एक कंपोनेंट जो है वो थ्रू एनी डैमेज वो ट्रांसलोकेट हो गया आके 22 पे, फाइन. और उसने आकर जब 22 पे आया तो उस जीन ने नेक्स्ट जीन के साथ मिलकर एक खराब जीन बनाया और वो उसे हाइब्रिड जीन कहते हैं. और फिर वो जीन जो है वो ग्रोथ को बढ़ाता है. और जो बड़ा मशहूर एंजाइम है ना, जो एग्जाम में पूछते हैं कौन सा द फेमस एंजाइम ऑफ प्रोलिफरेशन इन ट्यूमर्स इज टायरोसिन काइनेज, वो उसको प्रमोट करता है और कैंसर करता है. तो कौन सी बीमारी है, कौन सा इलनेस है रिगार्ड्स दिस 922 ट्रांसलोकेशन, दैट इज क्रोनिक माइलॉइड CMS. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिलाडेल्फिया. और जिस क्रोमोसोम पे ऑल्ट्रेशन हुई है 22 पे, उसे कहते हैं हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. ठीक है, तो ये क्रोमोसोम FCML में होता है. एंड द लास्ट मोड ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटो टू ऑन्कोजीन इज जीन एम्प्लीफिकेशन. अब इसमें क्या होता है, इसमें ना जगह चेंज हो रही है ना म्यूटेशन है. इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक नॉर्मल जीन है, उसकी कई मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं. मतलब एक जीन की 100 कॉपियां बन गई और हर कॉपी अपना अपना काम कर रही है, वो ग्रोथ को प्रमोट कर रही है. तो इस तरह से क्या होगा, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और ट्यूमर हो जाएगा. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जीन एम्प्लीफिकेशन. और ये छोटी बॉडीज बनती हैं, इफ यू वांट टू गेट मोर नॉलेज, इन्हें कहते हैं डबल माइन्यूट बॉडीज, जो कि ग्रोथ को खराब करती हैं और उसको फिर करती हैं. और इस एग्जांपल में बड़ा मशहूर जो जीन आजकल आप जानते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, उसमें अक्सर एड्स में बताते हैं कि HER2/neu होता है. HER2/neu जो है वो बेसिकली एम्प्लीफिकेशन के थ्रू ही एक प्रोटोऑन्कोजीन है जो कि चेंज होता है. HER2/neu उसका कमर्शियल नाम है, जो असल जीन है वो है ERB2. तो ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब नाम जो है ना ये प्रोटोऑन्कोजीन्स के नाम है जो कि खराब होते हैं थ्रू 3 मैकेनिज्म्स: म्यूटेशन, ट्रांसलोकेशन एंड जीन एम्प्लीफिकेशन. वैसे तो इस पे बहुत सारे जीन्स आएंगे, लेकिन हमें याद रखने हैं एग्जाम ओरिएंटेड जीन्स. लेट मी शो यू अ लिस्ट ऑफ ऑन्कोजीन्स जो कैंसर करते हैं. देख रहे हैं आप सामने. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक पहला लिखा हुआ है HER2/neu, ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा में होता है, ये ब्रेस्ट कैंसर करता है. अगला नाम लिखा हुआ है ना BCR-ABL. अब ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये मैं बताता हूँ. ये कहाँ पे था, ये आपका 9 में ABL था, क्रोमोसोम 9 में. और हाँ, और BCR जो था वो था 22 में. तो ABL और BCR मिलके बना रहे थे एक खराब जीन जिसको हमने कहा था हाइब्रिड जीन. और वो होता है किसमें, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया. और एक नाम और याद कर लेते हैं, C-KIT बड़ा मशहूर है. ये आपके जिस्ट में होता है. जिस्ट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स में होता है. ठीक है जी, तो ये होते हैं इसमें. बाकी सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, इतना हाई फाई हम नहीं जाएंगे अभी, कोई जरूरत नहीं है. ठीक हो गया. सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स?
सर एम्प्लीफिकेशन थोड़ा दोबारा थोड़ा हाँ एक्सप्लेन कर दें। उसमें क्या होता है कि एक जीन जो है उसकी एबनॉर्मली मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं और हर कॉपी अपना अपना काम करती है ग्रोथ बढ़ाने का। अब खुद सोचें आप, जब इतनी कॉपीज बनेंगी जो हर वक्त ग्रोथ को प्रमोट कर रही हैं, ना कि एक जीन रहा, तो फिर क्या होगा? एबनॉर्मल ग्रोथ लीडिंग टू कैंसर। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो इस पे डिफरेंट जीन्स आते हैं जो इसको इसके अंदर आ जाते हैं और फिर वो खराबियां करते हैं। तो उसमें एक HER2 न्यू भी है, ERB2, जो कैंसर ब्रेस्ट में होता है। ठीक है, ये होता है जीन एम्प्लीफिकेशन। ओके सर, ये बहुत मुश्किल में बता रहा हूँ थैंक यू। बातें आपको, बड़ी हाई फाई बातें हैं ये, लेकिन आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत उसको उसमें बताऊं। हम बिल्कुल एंडिंग पे है न्यू बेसिक के, बस थोड़े शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स रह गए हैं। सेकंड मेन कैटेगरी स्टूडेंट जिनका अपने नाम याद करने हैं वो है एंटी ऑन्कोजीन्स, जो नॉर्मली ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर उनका लॉस हो जाए या वो खराब हो जाए तो वो भी अपना काम, वो भी कैंसर कॉज करते हैं। कैन एनीबडी नेम एनी फेमस एंटी ऑन्कोजीन? सर 53 होती है और या रेटिनोब्लास्टोमा वाली होती है जी। या एनिमाइका फर्स्ट, ऑन्कोजीन होते हैं। मैंने सब नाम लिखे हैं, देखिए साइड पे, देखिए आपको दिखाता हूँ। हाइपर, अगर थोड़ा सा हाइपर अगर मैं कर सकूँ इसको, सॉरी, ये देखिए अब ये सारे नाम हैं आपके एंटी ऑन्कोजीन्स के। एंड माय फेवरेट, एवरीबॉडीज फेवरेट इज P53, द मॉलिक्यूलर पुलिसमैन। और ये बहुत सारे कैंसर्स करता है, कोई एक नाम इसमें कभी भी नहीं आएगा आपको कौन सा कैंसर नहीं करता, तो बहुत कैंसर करता है। बस मैंने अपनी नॉलेज के लिए, जब एग्जाम तो मैं पढ़ता हूँ तो मैंने इसके लिए कोड बनाया हुआ था, रॉब्स, ROBBS। सॉरी वो अगले का है, सॉरी वो अगले का है, इसका दूसरा है। इसका तो ये है, इस पे सारे कैंसर्स होते हैं, इसको आप भूल जाएं, कोई खास नाम, ठीक है। और एक नाम लिखा हुआ है ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम। ये क्या होता है कि तमाम पेशेंट्स जो जिनके अंदर ये एंटी ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, तो इनके अंदर चांसेस होते हैं कि इनमें चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन कि ये कैंसर्स कॉज कर सकते हैं और कई सालों बाद एक और कैंसर भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम में आती हैं, लिंक्ड विद स्पेसिफिकली विद एंटी ऑन्कोजीन्स, खास तौर पे P53 में, ठीक है। द फर्स्ट एंटी ऑन्कोजीन डिस्कवर्ड वाज RB जीन, रेटिनोब्लास्टोमा, और इसका मैंने बनाया था कोड रॉब्स। R रेटिनोब्लास्टोमा, O ऑस्टियोसार्कोमा, S अदर सार्कोमास, ठीक है, B में ब्रेस्ट कार्सिनोमा और ब्रेन ट्यूमर्स। तो मैंने बनाया था अपने तौर पे ये सब करता है कि मेन जो एग्जाम में है ना वो रेटिनोब्लास्टोमा है और ऑस्टियोसार्कोमा है। एक नाम और याद कर ले बड़ा मशहूर किस्म का, APC बीटा कैटेनिन, ये होता है आपका मशहूर है, ये कोलोनिक कैंसर्स में ज्यादा है, एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है। और WT1 है, नाम में जवाब है, विल्म्स ट्यूमर में पाया। विल्म्स ट्यूमर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द किडनी इन चिल्ड्रन, ठीक है, नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं इसको। एक बात बिफोर लिविंग दिस टॉपिक, एज अ स्टूडेंट आई थिंक कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह फंक्शन करता है हमारा मॉलिक्यूलर पुलिसमैन। सो आई जस्ट नीड यू 1 मिनट एंड लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग कैसे करता है ये। स्टूडेंट्स, नॉर्मली DNA सही काम कर रहा होता है, केमिकल्स, रेडिएशन और वायरसेस आए और आके DNA को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, डैमेज हो गया। अब क्या होता है कि सिग्नल्स जाते हैं इस जीन साहब पर कि हम क्या करें, डैमेज DNA, बॉडी कहती है DNA डैमेज हो गया, इसको ठीक करो। तो क्या करता है ये जीन और इसकी प्रोटीन कि ये फौरी तौर पर पहला काम करते हैं कि ये सेल साइकिल को वहीं रोक देते हैं, कहीं ये खराब सेल आगे ना चला जाए डिवाइड करके। पहले से कहते हैं सेल साइकिल अरेस्ट, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, हथकड़ियां पहना के उसको रोक देते हैं। उस दौरान दिस प्रोटीन जीन्स जो हैं, ये दोनों, ये मतलब जो जीन्स हैं ये काम भी करते हैं कि ये प्रोटीन जो डैमेज हुई थी DNA की उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर तो वो रिपेयर कर जाए तो फिर साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा, और अगर वो रिपेयर ना कर पाए तो ये उस प्रोटीन्स को, उस सेल को भेज देते हैं टूवर्ड्स डेथ थ्रू सेल्फ डेथ, यानी कि एपोप्टोसिस। तो 2 मैकेनिज्म्स होते हैं इस जीन के जो कि आपको आने चाहिए एग्जाम में। एक तो है DNA रिपेयर, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज एपोप्टोसिस। सो P53 आप जानते होंगे, रिकॉलिंग द मेमोरी, ये प्रमोट करता है एपोप्टोसिस को। फाइन, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एंटी ऑन्कोजीन्स। आपको नाम आने चाहिए, उनके ट्यूमर्स के नाम कौन कौन से हैं। मैंने आपको जो 4-5 नाम बताए हैं वही आपने याद करने हैं एग्जाम में, बिकॉज यही इन है और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं
उन स्टूडेंट से जो अभी नए नए निकले होते हैं एमबीबीएस करके और हाउस जॉब के बाद, कि वो उनको ये पता हो, बिकॉज हम बहुत हाईफाई नहीं जाएंगे यार, हम कंफ्यूज करेंगे, हम सवाल थोड़े टेढ़े मेढ़े कर देंगे, लेकिन हमारा मकसद वही होगा कि हम आपको जज कर सकें, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंटी ऑन्कोजीन्स। कुछ माइनर टॉपिक्स हैं वो मैं स्टार्ट कर, चलिए एक सेकंड ठहर, तो मेरी टेक्निकलिटीज जल्दी कब ठीक होंगी जूम को लेकर। सर ली फ्रॉमेन का बता देंगे, हाँ फिर हाँ से समझ में नहीं आ हाँ रहा कौन सा। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए जिन लोगों में एंटी ऑन्कोजीन्स होते हैं ना, उनमें एक बड़ी मशहूर बात होती है, टू हिट हाइपोथेसिस। टू हिट क्या है कि आपकी बॉडी में एक जीन की दो कॉपियां होती हैं, उन्हें एलील्स कहते हैं। जब तक दोनों एलील्स खराब नहीं होंगे तब तक आपका ट्यूमर नहीं होगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? जब तक आपके दोनों जीन्स खराब नहीं होंगे आपका ट्यूमर जी नहीं होगा। एक एलील से खराबी हुई तो ऐसी कोई चक्कर नहीं है कि वो हो जाएगा, ठीक है। अब ली फ्रॉमिली सिंड्रोम क्या है, ये समझे एक ऐसा इनहेरिटेड फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन है, इसमें कहते हैं कि अगर होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। अच्छा जनाब, सर, हमारा ली फ्रॉमेन लास्ट, वाला सारा कट गया था। रियली ओहो, अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ। देखिए मैं ही कह रहा था आप लोगों से कि जो आपका मशहूर जीन है ना p53, इसके बारे में मशहूर है कि इसमें नॉर्मली ये होता है कि जिस पेशेंट में इसकी खराबी होगी उन पेशेंट्स में चांसेस होते हैं अगली लाइफ में जाके, यानी कि अगली एजेस में चंद सालों बाद, कि उसमें मल्टीपल कैंसर्स बन जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें इस जीन की खराबी होगी, दे आर प्रीडिस्पोज्ड फेमिलियरली टू एक्सपोजर ऑफ मोर एंड मोर कैंसर्स। इसे कहते हैं ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम। फाइन, ये है, तो मुश्किल बिल्कुल बात नहीं है ये, जस्ट लिंक्ड विद दैट। चलें जी, लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ नियोप्लेजिया, इसको हम अल्लाह हाफिज करेंगे कुछ देर बाद, इन 5 मिनट्स। इसको छोड़ने जरूरत नहीं है। ये देखिए आप, ये बड़ा एक फेमस डायग्राम है, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, इट्स नॉट इन एग्जाम्स। तो मतलब मैं एक बड़ा एग्जाम उसमें जाता हूँ। ये कुछ टेक्निक्स है जनाब जो एग्जाम, जो कैंसर में हेल्प करती हैं, लेकिन हम कोई सवाल इसमें से नहीं करेंगे आपसे, डोंट यू वरी। लेकिन जिस नॉलेज के लिए पता ही आपको, चीजें बड़ी कॉमन है टू डायग्नोज कैंसर। ट्यूमर मार्कर्स बताया मैंने आपको भी नाम, इमेजिंग हेल्प करती है। साइटोलॉजी क्या होती है, सेल्स की स्टडी। आप स्मीयर्स बनाते हो, बड़ा मशहूर पैप स्मीयर्स जो होते हैं गायनी में, या एफएनए होता है आजकल, एफएनए स्टैंड्स फॉर फाइन नीडल एस्पिरेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो लम्ब्स हैं, उसमें लम्ब्स में से हम एस्पायरेट निकालते हैं थ्रू स्पेसिफिक नीडल्स, और फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या उनमें मैलिग्नेंट सेल्स हैं कि नहीं हैं। फिर आजकल बड़ा जीन्स का बायोप्सी, तो पता ही आपको बायोप्सी क्या होती है, आप टिश्यू निकालते हो, उसको देखते हो। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, जीन डिटेक्ट होते हैं, और बड़ी खास टेक्निक्स हैं। ये बात करता आपसे कुछ प्री नियोप्लास्टिक कंडीशंस की, अब बात कर लेते हैं। बड़े मशहूर लीजन्स हैं ये। सिरोसिस हो तो वो HCC करता है, बाद में कन्वर्ट हो जाता है। Atypical hyperplasia of endometrium changes to carcinoma endometrium in certain percentage of tumors. Leukoplakia, oral cavities can lead to cancer. Inflammatory bowel disease में ulcerative colitis जिन पेशेंट्स में होता है उनमें CA कोलन, CA का मतलब क्या है, कार्सिनोमा कोलन, मैं शॉर्ट टर्म यूज कर रहा हूँ, वो होने के चांसेस होते हैं। और एडिनोमेटस जो पॉलिप्स हैं आपके कोलन के या बाउल के, वो भी उसमें एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हो सकता है। फाइन, एंड आ गया लास्ट टॉपिक जो मैं बात कर रहा था, मैंने सवाल दिया था लास्ट एग्जाम में आपको, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के नॉर्मली क्या होता है कि हम HND स्टेन पे डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम HND स्टेन पर डायग्नोज नहीं कर सकते। उस वक्त हम स्पेशल स्टेन्स करवाते हैं, और आजकल उन स्पेशल स्टेन्स में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का नाम बहुत टॉप पे है। व्हाट आर एक्चुअली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्टेन्स? इसमें हम सर्टन जो आपके जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, उनकी एंटीजन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी किट्स बनाते हैं, और जो किट मैच करेगी आपस में उनमें रिएक्शन होता है, और उसमें वो स्टेन पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए देखिए ना, होता क्या है, अगर फर्ज करें मुझे एज ए पैथोलॉजिस्ट समझ नहीं आ रहा सिंपल HND स्लाइड पर कि ये मेलानोमा है, मैं समझता हूँ शायद इतना वो खराब हो गया ना, प्लास्टिक हो गया,
या ये कार्सिनोमा है शायद, या ये सार्कोमा है। तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इम्यूनोस्टेन्स करवाऊंगा। मैं उन सेल्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को थ्रू सर्टेन रिएक्शंस चेक करूंगा कि क्या कौन सा ट्यूमर फिट हो रहा है। अगर उस तमाम स्टेन में पॉजिटिव कलर आ गया कार्सिनोमास में, तो दैट मींस कि वो स्पेसिफिक मार्कर जो है वो पॉजिटिव होता है कार्सिनोमा में। हम एग्जाम में आपसे कुछ मार्कर्स को पूछते हैं, ये हैं वो मार्कर्स। आजकल ये बहुत इन है और स्पेसिफिक मार्कर्स हैं ट्यूमर्स के, तो यू शुड नो दैट। अगर लिम्फोमास को डायग्नोज करना है तो हम करते हैं LCA, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन। आपके इत्तला के लिए इस वक्त दुनिया भर में 300 मार्कर्स हैं, लेकिन ये जरा मेन जो हम समझते हैं आप लोगों को आने चाहिए एज स्टूडेंट्स ऑफ एग्जाम। डेस्मिन जो है वो मेलिग्नेंट मसल ट्यूमर के लिए मार्कर है। अगले दोनों, हाँ, ईमा जो है नाम में जवाब है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंटीजन है, ये एडिनोकार्सिनोमास के लिए है। GFAP ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, ये किसके लिए है? ग्लायल ट्यूमर्स के लिए। फाइन। एंड साइटोकैरेटिन्स हैं। साइटोकैरेटिन्स ये भी लास्ट में एग्जाम में सवाल आया था कि किसमें होता है? कार्सिनोमास में, एपिथेलियल मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में। फाइन। एंड S100 बड़ा मशहूर मार्कर है, ये आपके न्यूरल ट्यूमर्स में होता है और मेलानोमस में होता है। न्यूरल ट्यूमर्स में ब्रेन के ट्यूमर्स आ जाते हैं, श्वानोमा आ जाता है, काफी चीजों में है। और आखिरी चीज है सार्कोमस का मार्कर कौन सा है? वो है वाइमेंटिन। तो ये आपने मार्कर्स के नाम जरूर याद रखने हैं, बिकॉज लास्ट टाइम सवाल अब आ चुका है, तो हम अब इस लेवल पे जा रहे हैं कि नई चीजें आपको ना रोज डिस्कवर हो रही हैं, तो यू शुड बी फेमिलियर विद दैट। वी कांट लीव एनीथिंग, क्योंकि नाउ यू आर अ पोस्ट ग्रेड प्रॉपर्टी। तो पोस्ट ग्रेड की बात करते हैं तो फिर हम आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये पढ़ा ही होगा, इन्होंने आजकल इतना चल रहा है तो पता होगा इनको। तो ये पैथोलॉजिकल पॉइंट्स आपको आने चाहिए। आई अगेन रिपीट, LCA फॉर लिम्फोमा, डेस्मिन फॉर मसल मेलिग्नेंस, EMA for epithelial adenocarcinomas, obviously, GFAP for glial tumors, cytokeratin for carcinomas, vimentin for sarcomas, and S100 for neural tumors. ये देखिए आप, ये एडिनोकार्सिनोमा है जिसमें ग्लैंड्स बन रहे हैं और पॉजिटिव कलर हमेशा ब्राउन होता है। ये देखिए आप, ब्राउन कलर इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। बैकग्राउंड होता है लाइट ब्लू, ये रूल है हमारा। और ये देखिए एक मेलानोमा है जो पॉजिटिव आया है स्किन में, और मेलानोमा हम इतनी आसानी होती है ना इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में, लेकिन सब सेंटर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, तो ये मसला है, लेकिन कुछ अच्छे सेंटर्स कर रहे हैं। तो जनाब ये देखें आप, जो ब्राउन ब्राउन एरियाज हैं, these all are positive for malignant tumors। ठीक है जी, तो दिस इज द एंड ऑफ नियोप्लेसिया। जी सनाब, सर क्वेश्चन जी बताइए। सर काय 67 हाँ इज जी सर। मैं बताता हूँ, वो भी एक मार्कर ही है, वो भी इम्यूनो मार्कर है। बेसिकली उस Okay. मार्कर को अब हम इसलिए यूज करते हैं, मैं तकरीबन हर ट्यूमर में करवाता हूँ अपनी स्टडीज में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चेक करता है कि सेल्स कितने प्रोलिफरेट कर रहे हैं। बेसिकली वो इंडेक्स है सेल्स की प्रोलिफरेशन माइटोटिक का। या अगर सेल्स बहुत माइटोटिक डिवाइड कर, एक्टिविटी। हाँ देखिए, अगर सेल्स बहुत डिवाइड कर रहे हैं ना, माइटोसिस कर रहे हैं, तो आपका इंडेक्स जो है ये वाला, ये बहुत हाई आएगा। सो हाई की 67 लीड्स टू मोर चांसेस ऑफ बैड थिंग्स। ट्यूमर खराब है, काफी ज्यादा डिवाइड कर रहा है, तो वो आपको हेल्प करता है इस चीज में कि ट्यूमर की क्या हालात जा रहे हैं। फाइन, इसलिए होता है। तो बेसिकली प्रोलिफरेशन इंडेक्स है वो ट्यूमर का, तो हम हर Thank you, sir. किसी में करवा रहे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में। एनी अदर क्वेश्चंस? सर देखिए हम, एक हाँ क्वेश्चन आया बताइए। हुआ है पास में, मल्टीपल वॉशिंग टेक्निक इज यूज्ड इन ELISA और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। हाँ ठीक है, नहीं ऑप्शंस क्या थी बाकी? सर बस क्वेश्चन ऐसे है, मल्टीपल वॉशिंग टेक्निक्स इज यूज्ड इन ELISA मेथड या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे ठीक है ना? बहुत सही है। हाँ, क्योंकि हम बार बार वॉश करते हैं ना स्लाइड्स को, कई स्लाइड इसमें यूज होती हैं, और यही तो बात है, नॉर्मल स्टेनिंग फर्क है, इम्यूनो स्टेनिंग यही तो बात है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं वॉशिंग्स के, बार बार आप उसको करते हो और पहुंचते हो फाइनल टच पे। फाइन। और जो एलाइजा है वो तो बहुत डिफरेंट चीज सो है, वो मच तो सर। एंजाइम, एलाइजा तो बहुत डिफरेंट है, वो तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हैं, वो तो सब मशीनों में हो रहे हैं, वहाँ कोई चक्कर नहीं है वॉशिंग्स का। क्या? थैंक यू सो मच सर। एनी टाइम। और होपफुली आपने आज का लेक्चर, बड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने इसको कोशिश की है बनाने की, और आपका नियोप्लेजिया एंड हो गया है। और तो ये था नियोप्लेजिया। तो कोई अगर इसमें सवाल बाद में आता है तो जस्ट पोर इन ऑन टेलीग्राम,
I'll be there to answer your questions. Fine? So just head Okay, पे thanks to you. Thank you so नहीं much. प्लीज एनी आप टाइम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हो. थैंक यू सो मच. बस इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और फिर हम करते हैं. कल हम पढ़ेंगे जनाब आपकी इत्तला के लिए मैं टच करूंगा बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी. कल हम पूरी इम्यूनिटी करेंगे जरा एग्जाम ओरिएंटेड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर टॉपिक है क्या वो भी. क्या रिपीट क्या इम्यूनिटी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस करने हैं कल हमने चारों. दिस टाइम इज बेस्ट. हाँ ठीक है टाइम सही ये वाला हमारे. क्या कहते हो? ये सर ये वो टाइम ज्यादा सही है. वो डॉक्टर हीरा डिसाइड करेंगी कि हमने कौन से टाइम पे आना है फाइनली. ठीक है ना? So it's all her property. Thank you so much everyone. थैंक Okay. यू सर. Take care. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you. चलो वो